कंसिस्टेंट नहीं होते पढ़ाई को लेके, आज पढ़े, आज लगातार 10-12 घंटा पढ़ लिया, अगले दिन 2 ही 3 घंटे पढ़े। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ इस पे अपना कुछ पॉइंट बता दें। सूरज, यही तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंसिस्टेंसी की है किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी किसी भी प्रकार की चीज हो। हमारा मानना है कि अभ्यास के समय इतना पसीना बहा लो कि युद्ध के समय रखना बहाना। तो अभ्यास करते रहो भाई, और अपने आप को और कंसंट्रेट रखो। ये आपके ऊपर है। मैं सूरज अग्रवाल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ है केशव द्विवेदी, एनआईटी कैलीकट से। इनसे पूछने के लिए हमारे पास कुछ सवाल है, तो चलिए पहला क्वेश्चन इनसे पूछ लेते हैं। तो केशव, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट में, कि एक बच्चा कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकता है हर एक सेक्शन के लिए एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हम तैयारी तो बहुत जोरदार कर लेते हैं, पर जब एग्जाम का टाइम आता है तो कैसे किस क्वेश्चन को कितना टाइम देंगे नहीं सोच पाते, किस सेक्शन को कितना। तो कुछ बता दो। देखो, टाइम मैनेजमेंट का तो वैसे सबका अपना अलग अलग रहता है, और सब लोग प्रैक्टिस करते करते टाइम मैनेजमेंट का आ ही जाता है कि कितना टाइम में किसको देना है। लेकिन अगर हमारे पर्सपेक्टिव की बात करें तो सबका थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। कोई मैथ्स को 60 मिनट देता है, कोई 65 मिनट देता है, और उसके बाद उससे क्वेश्चन बने चाहे ना बने, और वो अदर सेक्शन में मूव कर जाता है। तो ऐसे ही मतलब आंकड़ों के अनुसार एक हमने अपनी मैथमेटिक्स बना के रखी हुई है, और उसी के आसपास हम खेलते रहते हैं, क्वेश्चन को टाइम उसी के आसपास देते रहते हैं। उसके लिए देखो, अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं और दिखाते हैं कुछ कि क्या जी। सोचा है गूगल होगी। और इसमें टाइम मैनेजमेंट के लिए एक पीपीटी बना के रखी हुई है आपको समझाने के लिए कि किस प्रकार हम टाइम अलॉट करते हैं हर एक सेक्शन को। तो जैसे कि देखो, इंग्लिश हमारी 80 मार्क्स की आती है, कंप्यूटर भी 80 मार्क्स की होती है, रीजनिंग और क्वांट 240 मार्क्स की रहती है, मैथमेटिक्स 600 मार्क्स की रहती है। सबसे ज़्यादा मार्क्स मैथमेटिक्स में होते हैं। तो उसी अनुसार जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं इंग्लिश को, हम लोग अगर इसको एक्स मान लेते हैं, ये वाला पोर्शन हमारा एक्स है, तो कंप्यूटर भी सेम मार्क्स का है, वो भी एक्स ही रहेगा। ये 3x है क्योंकि 3 गुना ज़्यादा मार्क्स का है, और हमारा सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स का वेटेज रहता है, तो 7.5x इसका रहता है। और 120 मिनट्स हमको टाइम मिलता है टोटल। तो अब देखो, अगर अगर 120 मिनट्स टाइम मिलता है और टोटल हमारा 12.5x होता है, तो एक जाकर 9.6 मिनट बनता है एक्स जाकर के। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग टाइम दे लेते हैं। अब इंग्लिश को हम लोग उसी के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग 9.6 मिनट टाइम देते हैं, अप्रॉक्स 10 मिनट मान लो, 11 मिनट मान लो, टफ और इजी के अनुसार। और कंप्यूटर को भी हम लोग उतना ही समय देते हैं, 30 मिनट हम लोग रीजनिंग को दे लेते हैं, और 72 मिनट इस मैथमेटिक्स के अनुसार हम लोग मैथमेटिक्स को दे लेते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग को टाइम इसी के आसपास ही देना चाहिए। ज़्यादा ये नहीं कि पूरा समय तुमने मैथमेटिक्स में दे दिया, 600 मार्क्स का है। इतना हो जाए फिर अपने भावनाओं पे कंट्रोल करो और दूसरे सेक्शन में मूव कर जाओ, नहीं तो दूसरा सेक्शन छू नहीं पाओगे अगर वो टफ हुआ, हम्म। आसान हुआ। और हमारे अनुसार तो पहले एक बार पेपर पूरा स्कैन कर लेना चाहिए। ठीक है, ये अपनी एक मोटी मोटी गणित है कि भाई ऐसे कर सकते हो, लेकिन फिर भी उसके पहले एक बार पूरा पेपर स्कैन कर लेना चाहिए, टॉप टू बॉटम स्कैन कर लो, समझ लो पेपर कितना आसान है, कितना टफ है। सबकी क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है, तो उस अनुसार पहले देख लेना चाहिए कि कोई मैथ्स में बहुत कुशल होता है तो जल्दी जल्दी कर सकता है, देन अदर सेक्शन मूव कर सकता है। या हो सकता है कंप्यूटर पार्ट बहुत टफ आ गया हो, तो भाई 11-12 मिनट दे लो, और थोड़ा बहुत समझ लो, अगर 2-3 मिनट और लग रहे हैं आसपास तो और भी दे लो, तुमको लगता है भाई 2-3 मिनट में और खत्म हो जाएगा तो दे लो। ऐसा कर सकते हो। और हम काफ़ी अच्छे लोग को जानते हैं जो लोग आसपास 72 मिनट्स के आसपास टाइम देते थे मैथ्स को। तो ये गणित यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। और बाकी सिचुएशन बेस्ड होता है पेपर, टफ आएगा, इजी आएगा, उसी अनुसार हम लोग करते रहते हैं। हाँ। तो इस प्रकार हम टाइम मैनेज करते थे। और अगर हमारा पूछे तो हम तो करीब 60 से 65 मिनट के बीच में समय देते थे मैथ्स को, और उतने में अगर नहीं हुआ तो अदर सेक्शन मूव कर जाते थे। और अगर अदर सेक्शंस आसान है, जैसे कि रीजनिंग आसान है, जल्दी हो गई, इंग्लिश भी ऐसा होता है देख के लग जाती है तो लग जाती है। हाँ, तो इंग्लिश में 10 मिनट लिखा हुआ है, लेकिन अगर आसान हो, इंग्लिश देख के होने जैसी होती है, तो 5-6 मिनट में कर सकते हो, और वो टाइम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो कंप्यूटर में। तो ये एक हमारी कैलकुलेशन है। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है आपका, तो उस अनुसार देख लेना। तो जैसा आप लोगों ने देखा, ये केशव ने बहुत बढ़िया पीपीटी तैयार किया है और आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया है। तो इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा कि आप इसको ऐसा नहीं मान लेना है कि ये रामबाण है, ऐसा इसी को आपको फॉलो करना है कि इन्होंने 72 मिनट बोला है तो स्टॉप वॉच में आप 72 मिनट लगाए, सिर्फ 72 मिनट मैथ को दे रहे हैं। आपको इसको अपने हिसाब से आप वो वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम में क्या होता है, 5-10 मिनट इधर उधर भी आपका बर्बाद होता है। आपको जो ये शुरू में स्कैनिंग में बोला, उसमें आपको हो सकता है 10 मिनट जाए, तो आपके पास 100 मिनट ही बचेगा एक तरह से माने तो। उस हिसाब से आप देख लीजिए आपका मैथ का लेवल क्या है, उस हिसाब से आप इसको चेंज करिए। लेकिन ये तो मतलब, तो इस हिसाब से आप लोग अपना इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक स्टूडेंट के बारे में बता रहे थे हमारे क्लास में, जो इसी के अकॉर्डिंग चलते थे।
तो वो और कोई नहीं, 2 जन है, मतलब 1 जन नहीं 2 जन ऐसा ही इस रूटीन के हिसाब से चलता था। एक तो मैंने जैसे पहले एक हर्ष का इंटरव्यू लिया था, तो वो और ये केशव, ये दोनों ही मतलब साथ में ही बैठ के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किया करते थे। तो इन दोनों का जो प्रैक्टिस का भी रूटीन हुआ करता था वो ऐसा ही होता था, मतलब कि एक टाइम लिमिट के बाद उसको मैथ को पूरी तरह से छोड़ देना है, फिर जाना है चाहे आपके कितने भी क्वेश्चन बने। तो आप लोगों को भी मैं सोचता हूँ कि एग्जाम में आपको यही चीज को फॉलो करना चाहिए। हाँ। तो और केशव अब आपसे हम्म, सूरज, एक बात तो और याद आई हमें कि यही पेपर स्कैन करने वाली, हो सकता है कि बहुत लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, लेकिन हमारे ख्याल से इसकी बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। क्योंकि जब हमारे सामने पेपर आया था तो हमने फटाक से पेपर स्कैन करा था और स्टार्टिंग के 12 मिनट में 19 क्वेश्चन हो गए थे। तो अगर प्रैक्टिस बहुत करी होती है तो भाई पहले क्वेश्चन पे अटक नहीं जाना है, या फिर पेपर सामने आया भाई पहले से स्टार्ट कर दिया। बहुत लोग होते हैं सिक्वेंसली करते हैं पेपर, कि पहले पहला क्वेश्चन देन दूसरा क्वेश्चन, पांचवा देख ही नहीं रहे, पांचवा पता चले बहुत आसान पड़ा हुआ क्वेश्चन है और वो दूसरे तीसरे भी अटके हुए हैं। उधर से वो स्टार्टिंग के जो 12 मिनट होते हैं, जो हमने 12 मिनट में 19 क्वेश्चन करे थे, उसने हमारा मनोबल यहाँ से यहाँ कर दिया था। हमको लगने लग गया था कि भैया अब तो जल्दी जल्दी कुछ और क्वेश्चन कर लेने, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी हुई है, तो अगर वो स्कैनिंग में क्वेश्चंस मिल गए जल्दी जल्दी और आसान आसान क्वेश्चन करने हैं, ऐसे नहीं कि मतलब भाई कोई भी क्वेश्चन उनको लगा फटाक से आंसर हो रहा है, वो वाला क्वेश्चन कर लो आगे बढ़ जाओ, देन फिर ये वाला टाइम शेड्यूल फॉलो करना है उसके बाद। क्यों हिला डाला ना, गलत कर दिया। जैसे केशव ने बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप लोगों को मैं सजेशन दूंगा कि आप इस पे एक बार प्रैक्टिस करें। ये आप मेन एग्जाम में फॉलो करने से आप सोचेंगे डायरेक्ट आप मेन एग्जाम फॉलो करो, तो आपसे नहीं होगा। तो आप जो अभी मॉक टेस्ट वगैरह देंगे तो उसमें तो केशव एक्सपेरिमेंट हम जरूर। आपसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि जब भी हम कोई बुक सॉल्व कर रहे होते हैं तो बहुत से क्वेश्चन में हम अटक जाते हैं। तो जैसे अगर हम आर डी शर्मा का बुक सॉल्व कर रहे हैं या सेल्फ स्कोर का सॉल्व कर रहे हैं, कोई किसी क्वेश्चन में किसी चैप्टर में अटक जाते हैं, तो उससे बाहर निकलने के लिए उससे उसमें हेल्प करने के लिए आप क्या सजेशन देंगे? देखो, ये तो होता ही है, अगर कोई बुक सॉल्व कर रहे हो और अच्छी बुक है तो अटकोगे तो है ही भाई। जब अटकोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, फंसोगे उस क्वेश्चंस में फंसोगे, तभी हमारा माइंड उसको फिर सीखना स्टार्ट करता है। तो बहुत लोग सॉल्यूशन रखते हैं, सॉल्यूशन बुक रखते हैं और फटाफट सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो भैया ये तो रेड फ्लैग है। ये तो इधर ही हम बता देते हैं कि सॉल्यूशन पे तुरंत जंप नहीं करना है, अदरवाइज हम्म, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं सीख पाओगे। सॉल्यूशन देखना बस एक फील गुड फैक्टर देता है उस समय के लिए कि ये क्वेश्चन हमारा लग गया, लेकिन समय होते ही वो क्वेश्चन भूल भी जाओगे, उसका कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, उसकी अप्रोच भूल जाओगे कैसे लगी थी। पहले अपने माइंड को समय दो उस क्वेश्चन पे सोचने के लिए। जब कोई होप ना बचे तो सॉल्यूशन देखो। फिर भी जैसे कि हम सॉल्यूशन देखते थे तो डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं देखते थे। हमारा क्या था, हम सॉल्यूशन देखते थे तो पहले अपना हाथ रख लेते थे सॉल्यूशन के ऊपर और एक लाइन देखते थे, सॉल्यूशन की पहली लाइन देखते थे। उससे अगर कुछ ट्रिगर हुआ, कोई लॉजिक ट्रिगर हुआ माइंड में, फिर हम उसको करना स्टार्ट कर देते थे। फिर भी अगर कुछ ट्रिगर नहीं होता है, देन सेकंड लाइन देख लेते हैं, देन थर्ड लाइन देख लेते हैं, ऐसे कर करके पूरा सॉल्यूशन देखते हैं जब तक कोई। क्योंकि देखो, सीधे सॉल्यूशन देख लेना बहुत गलत बात है, कुछ नहीं आएगा उससे, कुछ सीखने को नहीं मिलता है। कुछ उस समय लगेगा भैया आ गया हमको देख के, फिर कुछ समय बाद भूल जाओगे। तो सॉल्यूशन हमारे ख्याल से इस प्रकार देखना चाहिए। हाँ सही बात है। ये सॉल्यूशन को अगर जैसे हम अपने यहाँ कोडिंग का भी हम लोग कर रहे कॉलेज में, तो हम्म। किसी क्वेश्चन में अटक गए तो हम लोग अगर उसका जाकर डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेते या ट्यूटोरियल देख लेंगे, तो वो क्वेश्चन एक बार के लिए तो आपका बन गया, आपके सामने पॉइंट दिखेगा कि हाँ मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। लेकिन आपके साथ होगा क्या कि हम्म। उसका कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं रहेगा, उसी में हल्का सा चेंज करके अगर आपको कोई न्यू क्वेश्चन आ जाए तो आप नहीं बना पाओगे उसको। हाँ, वही क्वेश्चन अगर थोड़ा भी ट्विस्टेड होता है तो आप भी ट्विस्ट हो जाओगे। तो इसीलिए कोशिश करिए आप अपना बेस्ट दे दीजिए, अगर उसके बाद भी नहीं बने, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पास टाइम है, आप उसमें दे सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ नया ही सीखने मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन के पीछे आप अगर 5 कॉन्सेप्ट 6 कॉन्सेप्ट लगा कर अगर उसको ट्राई कर रहे हैं, तो आप कोई नया अपना ही फॉर्मूला कुछ नया जरूर बना लेंगे। हम लोग हाँ। में भी होता था, हम लोग जब सॉल्व करते तो ऐसा ही होता था कि अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें कोई एक लूप मिल जाता था, लूप होल मिल जाता था कि जहां से हम लोग इस क्वेश्चन के लिए एक इजी वे मिल गया कि हम लोग हम्म। ये 2-3 स्टेप छोड़ के डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, जैसे हम लोग अपनी अपनी एक अप्रोच डेवलप कर लेते हैं, तो कोई कोई ऑप्शन से लगा सकता है, कोई कैसे लगा सकता है, अपने अपने एक अप्रोच डेवलप हो जाती है। फिर वो अप्रोच मेन एग्जाम में बहुत वर्क करती है। तो आप जो प्रैक्टिस में कर रहे होते हैं वो ऐसा नहीं कि आप ये सोचें कि आज प्रैक्टिस में हम चीटिंग कर लेते हैं, एग्जाम के टाइम पे तो हम कर ही लेंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस में ही अगर आप चीटिंग कर रहे हो या धोखा कर रहे हो तो एग्जाम में श्योर बात है कि आपको लगेगा कि कहीं से कोई एक हिंट भी मिल जाए तो हम बना लेंगे। तो हम्म। ये चीज को आपको नहीं करना है कि आप चीटिंग करना चाहें, क्योंकि वो फिर आपको एग्जाम में रोने पे मजबूर कर देगा। तो अरे, इसी से एक और बात हम्म, याद आई कि हम लोग जब एग्जाम्पल्स लगाते थे आर डी शर्मा के, तो उसमें भी यही हम्म, अप्रोच लगा सकते हैं।
कि हम लोग को सॉल्यूशन ऐसे ही देखना है, क्योंकि एग्जांपल्स में भी हम लोग को सॉल्यूशन दिया होता है, हम लोग लगा लेते हैं उसको और लगता है कि भाई लग गया है चैप्टर, लेकिन वो लग नहीं गया होता है, वो बस कॉपी पे छाप लिया होता है। तो उसको इसी प्रकार लगाना है, उसको सॉल्यूशन देखना है, तो ऐसे ऐसे देखना है। ऐसे तुम्हारा अगर इसको 30 दिन भी करके देखोगे ना, तो अपने खुद में एक डिफरेंस नजर आएगा कि भैया हमको वो वाला चैप्टर आने लग गया है, थोड़ा पहले से ज्यादा आया है। ये ट्राई करके देखो एक बार। हाँ, तो केशव अब आपसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे हम चैप्टर तो कंप्लीट कर लेते हैं, हम्म, तो एग्जाम के टाइम या जब वीकेंड होता है तो हमें रिवीजन की जरूरत होती है, क्योंकि रिवीजन का एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है। तो हम्म। आप रिवीजन के लिए क्या सजेशन दें कि उसका क्या एक बेस्ट तरीका हो सकता है रिवीजन करने का, इस पे आप कुछ बता दें। हाँ, ये तो चीज देखो तुमको बताते हैं। जब हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं कोई चैप्टर, जैसे कि अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखना स्टार्ट करिए, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट तो होते ही होते हैं और फॉर्मूलेस भी बहुत होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूलेस बहुत होते हैं। जब हम लोगों ने पहली बार उसको सीखा है, ठीक है, तो उसको एक नोट्स बना लो प्रॉपरली, जो कॉन्सेप्ट्स हैं और फॉर्मूलेज हैं। देन जब नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर रहे हो तो उसको पहले एक बार रिवाइज कर लो। और हम क्या करते थे कि प्रतिदिन चैप्टर का रिवीजन करते थे, हर एक दिन उसका रिवाइज करते थे, कोई भी चैप्टर जो पहले पढ़ा हुआ है। तो इससे बहुत ज़्यादा एक पाइल नहीं हो जाता था, बोझ नहीं हो जाता था कि भाई बहुत सारा हमको रिवाइज करना है, ठीक है, कुछ पाइल अप नहीं होता था। तो जो भी चैप्टर हमने पहले पढ़े हुए हैं वो सारे हम अगले दिन सुबह उठ के आधा घंटा देते थे रिवाइज करने के लिए। उसको पहले रिवाइज करा, देन अपना दिन आगे बढ़ाया। तो सारा का सारा रिवाइज कर लेते थे, और इतनी इतनी बार रिवीजन किया हुआ था कि जब एक पेज खोलते थे तो दूसरे पेज का कंटेंट मेरे माइंड में चलता था कि अगले पेज में ये आने वाला है, ये क्वेश्चन अगले पेज में। तो इतनी बार रिवाइज कर लो, और उसमें आलस तो बिल्कुल मत करो कि ये तुमको लगने लग गया कि भाई देखो अब तो हम तो रिवाइज कर चुके हैं। एक समय के बाद वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में इतने अच्छे से बैठ जाएगी कि फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाएंगे। फिर चीज़ जो रह जाएगी वो रह जाएगी प्रैक्टिस करना। तो एक ये पार्ट बहुत लोग छोड़ देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि यार फॉर्मूला हमको याद ही नहीं आ रहा है टाइम पे, कॉन्सेप्ट हमको याद ही नहीं आ रहा है टाइम पे। वो इसीलिए होता है। और जो चैप्टर एक मतलब बहुत पहले जा चुका होता है, बहुत पहले पढ़ा होता है, वो तो भाई सबसे पहले भूलते हैं, वो पहले भूलते हैं। तो अगर प्रॉपरली रिवाइज करते चलोगे समय के साथ साथ, उसको छोड़ोगे नहीं, तो हमेशा ऐसे ही लगेगा भाई कल ही तो पढ़ा था ये, और क्वेश्चन जब उसका आएगा तो फटाक से लगा भी लोगे। अदरवाइज एक चैप्टर जब बहुत पीछे छूट जाता है तो फिर वो हमसे जल्दी लगता नहीं है, उस टाइम लगता है बहुत स्पीड से, लेकिन एक समय के बाद नहीं लगता जब वो चैप्टर पढ़ चुके हो। तो चैप्टर पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी करते रहो, जो पढ़ते रहो उसको एक प्रॉपर इंटरवल पे रिवाइज करते रहो। हम क्या करते थे पहले स्टार्टिंग में, हर दिन रिवाइज करा, हर दिन रिवाइज करा, जब लगा कि भाई थोड़ा सा अच्छे से चढ़ गया माइंड में, तो हफ्ते में 2 बार रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया, देन वीकली रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। ये रहता है रिवीजन का। तो इसी पे मैं ऐड करना चाहूंगा कुछ 2-3 पॉइंट मेरे दिमाग पे आपके आंसर के रहे हैं कि मुझे याद है जब हम लोग साथ में बैठ के करते थे, तो जब हम लोग प्रीवियस एक क्वेश्चन लगाना चालू करते थे जेई मेंस के या ये सब के, तो एक दिन में हम लोग पूरा बुक लगा दिया करते थे। जो प्रीवियस ईयर जो जेई मेंस के होते थे, आखिरी आखिरी का समय ऐसा होता था कि एक दिन में बैठे तो हम लोग बस देखते जा रहे हैं, हाँ हाँ स्टेप माइंड में घूम रहा है कि ये ऐसे ऐसे सॉल्व करने से ऐसा आता है। तो आप लोगों को भी वैसे ही प्रैक्टिस करना चाहिए कि जब आखिरी के टाइम आए तो प्रीवियस क्वेश्चन को पहले आप कर चुके हैं सॉल्व, लेकिन जब आप आखिरी टाइम पे आए तो उसको खाली एक बार देखिए, हाँ इसका ऐसे ऐसे स्टेप होगा ये आंसर होगा, इसका ऐसे ऐसे स्टेप होगा ये आंसर होगा। तो वो आपका कम समय पे ज्यादा रिवीजन के लिए अच्छा होता है। और दूसरी बात, इसमें मैं केशव का ही बता रहा हूँ। केशव का एक आदत था कि ये एक पेज अपने ट्यूशन में लाता था सिर्फ, और उसमें इसका रिकॉर्ड था कि 700 क्वेश्चन सॉल्व किया था एक पेज के आगे पीछे मिला के। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको स्टेप कम लिखने का आदत पड़ता है। आपको कोशिश करना है कि आप, ये थ्योरी एग्जाम तो है नहीं कि आपको यहाँ पे पूरा एक एक स्टेप लिखना है क्योंकि ऐसा हुआ ऐसा फॉर्मूला से हुआ। तो आपको कोशिश करना है कि आप 2-3 स्टेप छोड़ दिए और डायरेक्ट आपको जहाँ काम का है वहां पे आप करने का प्रैक्टिस कर लो। तो इस पे कैसे थोड़ा तुम बता दो कि कैसे करते थे। हाँ देखो, ये सही बोला। ये क्या रहता है, पहले तो ऑफलाइन पेपर होता था तो हम लोग को सीट्स इतने नहीं मिलते थे, अभी ऑनलाइन हो तो बता नहीं सकते हैं। या उसमें भी हो सकता है कहीं 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 होता है कि भाई 4 ही सीट्स देंगे, 2 ही सीट्स देंगे, या कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए खुद से तैयार रहो। अगर ज़्यादा सीट्स मिल जाए तो भाई वो बोनस वाली चीज़ है, तुमको ज़्यादा सीट्स मिल गई भाई, फैला फैला के लिखो पेन से पूरे पूरे पेज में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर सीट्स तुमको ज़्यादा नहीं मिलती हैं तो हम लोग तो इसी प्रकार तैयारी किए थे। हम लोग की कोचिंग में भी यही था कि भाई एक ही पेज यूज़ करना है, एक से ज़्यादा पेज यूज़ नहीं करना है। तो हम यही करते थे, पहले उसको पेंसिल से लिखते थे, क्वेश्चंस को पेंसिल सॉल्व करते थे, और प्रैक्टिस करते करते फिर एक, अब देखो हर एक स्टेप पेपर पे लिखना नहीं है, 2+3=5 लिखना नहीं है, वो माइंड में जोड़ लेना है। एक दो स्टेप्स को कम करो और उसके बाद उसमें लिखो पेपर में। तो पहले हम क्या करते थे, पहले तो स्टेप्स कम कर लो। दूसरी बात, जो स्टेप्स इसेंशियल नहीं है, ट्रिवियल है, उनको मत लिखो पेपर पे। और देन उसके बाद पहले पेंसिल से लिखना स्टार्ट करते थे, फिर उसी पेंसिल को हम डार्क करके स्टार्ट करते थे। देन उसी पेन के ऊपर हम ओवरलैप करते थे, पेन से लिखना स्टार्ट करते थे, ब्लू पेन से।
दिन उसी के ऊपर ब्लैक पेन से लिखना स्टार्ट करते थे। अब ये ज्यादा हो गया, अब तो ऑब्सेशन हो गया भाई, एक पेपर में हमको इतने क्वेश्चन करने, फिर उस पेपर का काम खत्म हो जाता, छोड़ दो, लेकिन हम नहीं छोड़ते थे, उसके बाद हम ब्लैक स्केच से लिखते थे उस पे। तो ये कर तो सकते हो। आप लोगों को इतना करने का जरूरत नहीं है। ना करना ये नहीं है। भाई साहब, हाँ, हाँ, ये भाई साहब का बात छोड़िए, आप लोगों को वो इतना करने का रहता जरूरत ना नहीं है, कॉपी आप में बगल लोग। वाले को दिखाना, हाँ भैया इतने क्वेश्चन लगा लिए हमने एक पेज में। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये तो कंपटीशन रहता था। हाँ, ये कंपटीशन रहता था, इसलिए ये हम लोग करते थे। आप लोग को ऐसा करने का जरूरत नहीं है। हम्म, आप लोग नॉर्मली करिए, बस आप लोग को एक चीज दिमाग पे रखना है कि आप कम से कम स्टेप लिखिए। और हम्म, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ फॉर्मूला लिख रहे हो, जब प्रैक्टिस कर रहे हो शुरुआत में तब करिए। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कि स्पेशली आप टाइमर वगैरह लगा के या कैसे भी, तब हम्म, आपको ये नहीं करना है कि पूरा स्टेप लिखे, तब आपको कोशिश करना है कि मतलब जितना कम हो सके उतना कम लिखना पड़े। हम्म, तो केशव, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्म, जो आखिरी के 10-20 दिन बचते हैं एग्जाम से पहले, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और बच्चों का सबसे ज्यादा माइंड डाइवर्ट तभी होता है। हम्म। तो उस समय आप कैसे प्रैक्टिस करने, रिवीजन करने और तैयारी करने के लिए आप सजेशन? हाँ, तो देखो आखिरी के जो 10-15 दिन बचते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी तैयारी करी होती है, लेकिन अगर आखिरी का महीना यूटिलाइज नहीं कर पाए तो फिर थोड़ी सी, ये नहीं कि बहुत बिगड़ जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो लास्ट मंथ यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग तो लास्ट मंथ में हाथ पैर ढीले कर देते हैं, छोड़ देते हैं यार कि अब यार लास्ट मंथ आ गया है, क्या क्या सोच सोच के तो बहुत लोग सोना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं। तो जब लास्ट मंथ आए तो सब कुछ रैपअप करना है हम लोग को। लास्ट के जब 10 से 15 दिन बचे तो जो भी पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा उसको छोड़ो, जो पढ़ा है सबको रैपअप करो। एक दिन में जितने से जितने ज़्यादा क्वेश्चन स्कैन कर सकते हो, जो ऑलरेडी लगा चुके हो, सारे स्कैन करो। अब देखो, एक पेंसिल लेकर के बैठना है अपनी बुक में ही, और हर एक क्वेश्चन को स्कैन करते चलो। अब मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखा कि भैया ट्रांसपोज निकालना है, तो ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं। अब कैलकुलेट मत करो, फटाफट उसको कैलकुलेशन के लिए भी एक टाइम रखो अपने लिए, 1 घंटे अपने आप को एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर लो, ठीक है। लेकिन वो हम अभी बताएंगे, इसी के आगे बताएंगे 1 घंटे क्या करना है। तो बुक के सामने लिखते चलो कि भैया ये क्वेश्चन हो जाएगा, ट्रांसपोज निकालना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, माइंड में चल गया ऐसे ऐसे इसकी अप्रोच है, लॉजिक ये है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसे फटाफट क्वेश्चन स्कैन करने हैं। हम लोग क्या करते थे, एक दिन में हम लोगों ने 400-400 500-500 क्वेश्चन स्कैन करे हैं, और प्रयास किया है कि जो क्वेश्चन आर डी शर्मा में जिनके सामने ईयर्स लिखे रहते थे वो कहीं ना कहीं आए हुए होते थे। और देखो, हाँ हाँ एग्जामिनर भी अगर एग्जाम सेट करता है तो एक अच्छा पैटर्न अगर उसको फॉलो करना है तो वो वही क्वेश्चंस उठाता है जो भाई आ चुके हैं ऑलरेडी, कुछ ईयर्स में मेंस में आ चुके हैं। तो वैसे, या फिर वही क्वेश्चन, या फिर वैसा ही कोई क्वेश्चन, अगर अच्छा एग्जाम सेट करना है तो वैसा ही कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रयास करो अगर वो तुमको याद रहे, लास्ट के 10 दिन याद रख सको तो रख लो, अच्छी बात है। तो याद हो ही जाते हैं, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करी होती है तो उसको आंसर्स भी याद रहते हैं, डिट्टो क्वेश्चंस आ भी जाते हैं। तो इस भाई ये तो चीज अंडर एस्टिमेट करनी नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं भाई नहीं याद नहीं करेंगे, तो प्रयास करो अगर ईयर्स वाले क्वेश्चन, उनका लॉजिक, उनका कॉन्सेप्ट और उनका आंसर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। 5-6 क्वेश्चंस का बोनस मिलेगा, क्वेश्चंस वैसे के वैसे आ सकते हैं। तो ये एक चीज है। तो फिर 400-400 500-500 क्वेश्चन एक दिन में स्कैन करने, लास्ट के 10 दिन में सारा कुछ रैप कर दो भाई, जो कुछ पढ़ा है सब कुछ इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करके जाओ। बड़ा अच्छा फील होएगा भाई, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे लगेगा भाई हम सब कुछ करके आए हैं। तो इसमें जैसे बता रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आप लोगों को ये पता होना कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा कर देखेंगे, तो इसमें आप अगर जेई मेंस के क्वेश्चन और निमसेट में ही आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे, तो आपको मैथ में 50 में कम से कम नहीं भी तो 10-12 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आप हम्म, देखते साथ ही सॉल्व कर सकते हो, या उसमें एक दो स्टेप लिखने पे आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जो रिपीट करता ही करता है, नहीं कितना भी आपका बैड लक रहेगा तो 5-6 क्वेश्चन ऐसे आ ही जाएगा। ठीक है, और अभी अगर तक आपको पाँच, अभी तक पैटर्न देखते हुए। हाँ हाँ, अभी तक का पैटर्न देखने का आ जाता है, हो सकता है कि आपके समय में कुछ चेंजेस आ जाए। कुछ तो चेंजेस। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे ये बताए 12 मिनट में ये 17-18 क्वेश्चन लगा चुके थे, तो ये आपका एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना, अलग बूस्ट कर देता है कि हाँ, आप सेफ जोन में तो पहले ही जा चुके हैं। 17-18 क्वेश्चन मतलब आप एक सेफ जोन में जा चुके हो, कि अगर आप बचे हुए आप 60 मिनट में जो आपके पास है मैथ का, उसमें आप वो और 12-15 क्वेश्चन भी कर लोगे तो आप एनआईटी तो मिल ही जाएगा आपको। हाँ, तो ये आपको बहुत जरूरी होता है कि आप ये भी कर ले, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सारा क्वेश्चन को सॉल्व भी करें। और तो केशव, हाँ, इसी बात पे, हम्म, हाँ, इसी बात को थोड़ा और एक्सटेंड करना है। ये कि जैसा कि बोला तुमने, अभी मेंस के क्वेश्चंस आते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये एक चीज सबको पता होती, बहुत लोगों को पता होती, बहुत लोग को नहीं पता होती। जिनको नहीं पता आज पता लग जाएगी भाई। अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए निमसेट में, मेंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें, तो वो क्वेश्चंस लगा लो, समझ लो, रट लो, जो भी कर लो उनको। वो क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, लगा के उनको बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से उनको घोट के पी जाओ भाई। और प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले मेंस के क्वेश्चन देख लो, अच्छे क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं, अच्छे क्वेश्चन सेट हो सकते हैं, उनके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। और निमसेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी देख लो,
देन थर्ड प्रायोरिटी पे जो आरडी शर्मा में ईयर वाइज क्वेश्चन है वो देख लो, ये सबसे पहले देखने हैं लास्ट डेज में। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन ना उठा लो, ये देख लो, ज्यादा सही रहेगा अगर समय ना हो। तो अभी तक के वीडियो में आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो फॉर्मेलिटी होता है वो है कि लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और आपका मेरे से या केशव से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट डाउन कर दे उसको, हम लोग दोनों चाहे कोशिश करेंगे कि आपके कोई भी क्वेरी हो तो उसको सॉल्व करने का आपके कमेंट सेक्शन में। और रही बात ये जो बता रहे थे नीमसेट के या ये जेई मेंस के ये सब के लिए, अगर हम आपके पास बुक्स नहीं है तो आपके ऐप के ऊपर हम एक वीडियो प्रशांत मिश्रा के साथ बना चुके हैं, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे ऐप्स के बारे में बताया है जो हम लोग सबको ही यूज करते थे, जिससे हमारा एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होता था। तो केशव आपसे लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि लॉकडाउन आता है, लॉकडाउन नहीं है, ये बहुत सारा होता है, तो आप प्रैक्टिस कैसे करते थे, अपना रिवीजन कैसे करते थे? आपका एक हम लोग का बहुत फेमस हमारे ट्यूशन में एक था टाइमर मेथड, जिससे आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो आप हमें उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ देखो, लॉकडाउन लग चुका था लास्ट ईयर, इस साल भी लगा हुआ है, तो सेम चीज़ें फिर से हो रही है, हुई भी है। तो कंसिस्टेंसी हम लोग की खो जाती है। पहले हम लोग जिन लोगों ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके रखा होता है वो लोग कोचिंग जाते रहते हैं, वहाँ पे कंसिस्टेंसी बनी रहती है, पंचुअलिटी रहती है, फिर वो छूट जाती है। और ये चीज़ सेल्फ स्टडी वालों के लिए बहुत सही है, जो मतलब अभी कितना भी समय बचा हुआ है एग्जाम के लिए, चाहे कम बचा हुआ है चाहे ज़्यादा बचा हुआ है, तो ये चीज़ करनी चाहिए। ये चीज़ ये है कि खुद का एक टेस्ट पेपर जनरेट करना। स्टार्टिंग में जब बहुत स्टार्टिंग के समय था, मैथ्स सीख ही रहे थे, इजी क्वेश्चंस लगा रहे थे, तो क्या करते थे कि एक टाइमर मेथड हम लोग यूज़ करते थे और हमारे दोस्त भी यूज़ करते थे। 1 घंटे का टाइम देते थे खुद को और ऐसा रखते थे कि जैसे कि मैथ्स के 60 क्वेश्चंस आते हैं लिमिटेड में, तो हम लोग वही पैटर्न रखते थे, 60 क्वेश्चंस रखते थे खुद के लिए। लेकिन स्टार्टिंग में 40 क्वेश्चन रखे हैं, 1 घंटे में 60 मिनट में 40 क्वेश्चन रखे हैं, जिससे कि लग सके। देन धीरे-धीरे 1-2 महीने के बाद अपने आप को मॉडिफाई किया, वो टाइम मॉडिफाई किया, क्वेश्चंस मॉडिफाई करे और क्वेश्चंस 40 की जगह 50 करना स्टार्ट करे 1 घंटे में। फिर जब मिड में आ गए हम लोग, तो 1 घंटे में 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट करे टाइमर लगा करके। फिर जब लास्ट में आए तो हम लोग 1 घंटे में 70 और 80 क्वेश्चन लगाने का ट्राई कर रहे थे, कि इतने क्वेश्चन लगा सकें। और क्वेश्चन हम लोग लाते कहाँ से थे? अब ये बात हुई कि भाई 1 घंटे, चलो भाई 1 घंटे दे देंगे, और क्वेश्चन कहाँ से लाए? तो हम लोग कोई भी अपना जो चैप्टर हम लोग अपने प्रायोरिटी वाइज रखते हैं, जैसे कि निम्सोड पता होता है कि भाई ट्रिगोनोमेट्री ज़्यादा आती है, क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसी अनुसार हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री उठा लिया है। देन उसके बाद कौन सा ज़्यादा आता है, ऐसे करते करते हम लोग टॉप टू डाउन जाते थे। ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट, ये सब क्वेश्चंस हम लोग इनके चैप्टर से उठाते थे और एग्जाम्पल से उठाते थे। और ऑनेस्टी अपने ऊपर रहती है, भैया एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखना नहीं है, धीरे धीरे लगा लेना। इस प्रकार हम लोग लगाते थे क्वेश्चंस टाइमर मेथड का यूज करके। हाँ, तो ये जो आप बता रहे थे, आप जब शुरुआत में चालू करेंगे तो आपके 1 घंटे में हो सकता है कि 12-15 क्वेश्चन ही सॉल्व हो, लेकिन जब आखिरी में आप जाएंगे तो ऐसा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं श्योर बोल सकता हूँ कि अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो आप 60-70 केशव करता था, तो आप हो सकता है आप 80 तक जाकर चल जाइए या उससे भी ज्यादा चल जाइए। वो आपके अपने मेहनत और अपने ईमानदारी के ऊपर है कि आप कितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हो उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंसिस्टेंट नहीं होते पढ़ाई को लेकर। आज पढ़े, आज लगातार 10-12 घंटा पढ़ लिया, अगले दिन 2 ही 3 घंटे पढ़े, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ इस पे अपना कुछ पॉइंट बता दो। सूरज, यही तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंसिस्टेंसी की है। किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी किसी भी प्रकार की चीज हो, हमारा मानना है कि अभ्यास के समय इतना पसीना बहा लो कि युद्ध के समय रक्त ना बहाना पड़े। तो अभ्यास करते रहो भाई, और अपने आप को बहुत ही कंसिस्टेंट रखो, ये अपने ऊपर है। सारी ट्रिवियल चीजें छोड़ दो, फेसबुक इंस्टाग्राम जैसी चीजें छोड़ दो, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। वीकेंड पे ही करो, वो भी ना करो, अगर चाहो तो कर सकते हो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आप लोगों को इतना देर सुनने के लिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि केशव ने बहुत काफी कुछ आप लोगों को अच्छा बताया है। और आगे भी ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो आपके फ्रेंड्स मतलब निमसेट का तैयारी कर रहे हो, उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ठीक है, थैंक यू केशव हमारे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए।